हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 8। आज हम गाउस लॉ की एक और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है इन्फिनिटी वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी वायर। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर का रेस्पेक्ट, लॉन्ग वायर को हम इन्फिनिटी लॉन्ग वायर भी बोल सकते हैं, इन्फिनिटी लेंथ वायर। अब एक्चुअली क्या है, कोई बहुत लंबा वायर है और उसके क्लोजेस्ट अगर हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो आइए देखो, अगर कोई इन्फिनिटी लेंथ वायर है, जैसे इस तरह से कोई वायर बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वायर जो दिया हुआ है, इस वायर पर कोई चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं। ये इन्फिनिटी तक गया है। अब इस वायर से किसी डिस्टेंस r पर, कोई ये डिस्टेंस हमें दी हुई है r डिस्टेंस, इस r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर एक पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम वो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो किस तरीके से उस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर लॉन्ग वायर दिया हुआ है, तो इस लॉन्ग वायर पर आपको ज़्यादातर चार्ज की वैल्यू नहीं दी जाएगी कि यहाँ पर कितना चार्ज है। यहाँ पर दिया जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी बेसिकली होती क्या है, अगर मैं बात करूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है लैम्डा। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक वायर है, उस वायर पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, किसी भी टाइप का चार्ज हो सकता है। इस वायर पर टोटल चार्ज है Q, इसकी लेंथ है L। तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, Q/L। तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी देने का मतलब है कि वहाँ पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज दिया गया है वो बता दिया जाता है। तो अगर हमें टोटल लेंथ पता लग जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, वहाँ पर टोटल कितना चार्ज उस पर्टिकुलर वायर पर होगा वो हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो जो वायर हमें गिवन है उसमें भी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दी गई है लैम्डा, पॉजिटिव चार्ज दी है। हमें किसी पॉइंट r पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इसके लिए एक हमें गाउस लॉ का ही हम यूज़ करेंगे। तो गाउस लॉ का यूज़ करने के लिए हमें इसके चारों तरफ एक गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, क्योंकि गाउसियन सरफेस और सिमेट्रिकल टाइप की बनानी पड़ेगी। तो वायर के लिए गाउसियन सरफेस जो होती है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। तो अगर मैं गाउसियन सरफेस बनाता हूँ इसी यहाँ पर इतनी ही रेडियस की, तो यहाँ पर ये गाउसियन सरफेस जो होगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो ये गाउसियन सरफेस यहाँ पर, अब इस गाउसियन सरफेस में तीन अलग अलग सरफेस हो गई हैं, एक दो तो फ्लैट सरफेस होगी और एक कर्व सरफेस होगी। तो जो फ्लैट सरफेस है इसको हम बोल देते हैं S1, इसको हम बोल देते हैं S2 और इसको हम बोल देते हैं S3। तो S1, S2 और S3 तीन अलग अलग सरफेसेस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन में इस पॉइंट पर देखूंगा तो इस छोटे से पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस वाले डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी पॉइंट ले लिया, वहाँ पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो वो रिपल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहाँ वो चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यही डायरेक्शन दिखाई गई है। अब बात आती है एरिया वेक्टर की, क्योंकि यहाँ तीन तरह की सरफेसेस है, S1, S2 और S3। S1 सरफेस कर्व सरफेस है, S1 और S2 और S3 फ्लैट सरफेस है। तो S1 के लिए अगर मैं एरिया वेक्टर को शो करूँगा तो ये एरिया वेक्टर इसके लिए इस डायरेक्शन में, और S2 और S3 के लिए एरिया वेक्टर इस तरीके से आ जाएगा। हम एरिया वेक्टर कैसे शो करते हैं, जो भी सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम यहाँ पर एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ से कुछ चीज़ें हमें पता चल रही है। क्या पता चल रही है कि पहली चीज़ तो कि S1 पर सरफेस S1 जो दी हुई है वहाँ पर E और D है, दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से S2 के लिए अगर बात करूं तो S2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है DA के, तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री।
और S3 के रेस्पेक्ट के लिए बात करें तो E इसमें भी देखो उन दोनों के बीच में एंगल कितना दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो S2 S3, तो S2 और S3 में हमारे पास जो E और A के बीच का जो एंगल दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे जब हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लक्स को लिखेंगे यहाँ पर। तो अब देखो इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमें जो देखना है कि तीन तरह की सरफेसेज है। स्फीयर में तो क्या था, पूरी एक कर्व सरफेस थी, यहाँ पर तीन तरह की सरफेस होंगी। तो जो टोटल फ्लक्स लिखेंगे वो इस सरफेस S1 से पास होने वाला फ्लक्स, S3 से पास होने वाला फ्लक्स और S2 से पास होने वाला फ्लक्स, ये तीनों फ्लक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। S2 से पास होने वाला, S3 से पास होने वाला और S1 से पास होने वाला। तो वैसे डायग्राम से दिख रहा है कि S2 और S3 से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन में इसको कैसे शो करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये लैम्डा क्या है, उसी तरीके से ये इनके बीच में एंगल। अब यहाँ पर जो ये वायर है, इस वायर की लेंथ को जितने पोर्शन के लिए हमने ये सिलेंड्रिकल शेप बनाई है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं L। ठीक है, तुम y भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया, L कंसीडर कर लिया। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर किस तरीके से गाउस लॉ का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर गाउस लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैसे लिखूँगा। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास हमें लिखना है फाई इक्वल्स टू Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ फाई जो है तीन सरफेसेस से पास हो रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूँगा φ1 φ2 प्लस φ3 इक्वल्स टू Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो φ1 जो होगा, φ1 यहाँ पर किस तरीके से आ जाएगा, φ1 इस सरफेस से, तो इसके लिए लिखेंगे E1 डॉट dA और इंटीग्रेशन प्लस इसी के बाद E2 डॉट dA प्लस E3 φ3 के लिए और डॉट dA और Q इन। अब Q इन जो है, Q इन का मतलब ये पूरी गाउसियन सरफेस के अंदर ये सिर्फ वायर में ही चार्ज है। तो वायर की लेंथ कितनी है L और लैम्डा कितना, चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। तो इसको हम लिख देंगे लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं तो E1 dA। तो E1 और dA के लिए ये हमने देखा था कि E1 यहाँ पर बेसिकली E1 E2 सब एक जैसे हैं। तो E और dA इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल है वो 0 है। तो ये कितना बन जाएगा E dA। यहाँ पर E और dA के बीच में एंगल जो दिया है एक्चुअल में E1 E2 और E3 एक ही है, ये सिर्फ मैंने सरफेस के लिए यहाँ पर लिखा था। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री आ रहा है। इसको चाहो तो आप cos 90 करके भी लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा लैम्डा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये लैम्डा ये चीज़ एक्चुअल में कैसे लिखी हमने, ये देख लो कि E2 dA इंटीग्रेट अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये बेसिकली बनती है इस तरीके से E2 dA cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पर 90 है। तो cos 90 की वजह से ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो गई। E2 के 0 होने की वजह से या dA के 0 होने की वजह से नहीं हुई है। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो E, अब dA का मतलब क्या हो गया, ये कौन सी सरफेस है S2 ये वाली। तो S2 सरफेस का एरिया कितना हो गया, S2 है सिलेंडर की कर्व सरफेस। सिलेंडर की कर्व सरफेस का एरिया होता है 2πr, उसकी 2πr इंटू L लेंथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू L और एप्सिलॉन। तो ये लैम्डा L से L कैंसिल आउट हो गया। ठीक, L से L कैंसिल आउट हो गया। तो अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या बनेगा। तो यहाँ पर E इक्वल्स टू 2πr इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर E की वैल्यू अब निकलेगी तो कितनी हो जाएगी, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट r। या फिर अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर हमें K की टर्म्स में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो 4π एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखा जा सकता है, K लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। मतलब अगर एक वायर दिया हुआ है, बहुत लंबा वायर, कंपैरेटिवली एक लॉन्ग वायर अगर दिया हुआ है जिसकी, और ये यहाँ पर एक
पॉइंट है ए, इससे अगर कोई डिस्टेंस है r, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा 2k लैम्डा r। अब ये लॉन्ग वायर किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? एक्चुअली अगर 1 मीटर वायर है तो भी लॉन्ग वायर बोला जा सकता है, अगर 10 सेंटीमीटर वायर है तो भी लॉन्ग वायर बोला जा सकता है। डिपेंड करता है कि अगर ये लेंथ रेडिय r, इफ़ r इज़ लेस देन है l के, या लेंथ वायर की r के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है, लेंथ वायर की r के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है, तो वायर को हम क्या कंसीडर करते हैं? लॉन्ग वायर कंसीडर करते हैं। जैसे r दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और लेंथ दी हुई है 10 मीटर या 1 मीटर, तो उसके रेस्पेक्ट में r छोटा हो गया और l, तो उसको लॉन्ग वायर बोलते हैं। तो उसके किसी भी पॉइंट पर उससे परपेंडिकुलर, यहाँ पर इसके यहाँ मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ दिया है, तो रेडिय डिस्टेंस जो लेंगे हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ऐसा नहीं कि किसी एक पॉइंट से ऐसे डायगनली या ले लिया। तो जो भी पॉइंट आपको दिया जाएगा उस पॉइंट की उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखते हैं? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r लिखते हैं। तो वायर की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? r लेस देन इसके ये मानने के बाद, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा 2k लैम्डा। अब इसकी अगर डायरेक्शन की मैं बात करूँ, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करता हूँ कि भाई डिस्टेंस कितनी होगी, और ये वेक्टर की टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें तो वेक्टर की टर्म्स में इसे लिख सकते हैं 2k लैम्डा r, और ये r वेक्टर, r यूनिट वेक्टर क्योंकि r की डायरेक्शन में ही है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो सिचुएशन हमारे पास जिस तरह से दी हुई है, तो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, E और r के बीच में, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, r के इन्वर्सली, तो हाइपरबोलिक फॉर्म में बनेगा। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। r की वैल्यू 0 पुट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी, मतलब वायर के बहुत क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये इस तरीके से ये वायर भी बन गया। तो अगर कोई भी इन्फिनिटी लेंथ वायर दिया जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको ध्यान रखना, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, या कई जगह पर लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r की टर्म्स में भी दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि इन्फिनिटी लेंथ वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक सेमी इन्फिनिटी वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेमी इन्फिनिटी वायर जो होता है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, या कोई फाइनाइट लेंथ का वायर दे दिया जाए। कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई वायर है जिसकी लेंथ है सपोज 10 सेंटीमीटर, और उस वायर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उस सिचुएशन में ये 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है वो लॉन्ग वायर के लिए। तो उस सिचुएशन में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और क्या होती है, तो फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार देखते हैं। नेक्स्ट हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर। तो फाइनाइट लेंथ वायर का मतलब कोई एक वायर ले लिया हमने, उस वायर की लेंथ सिंपली मतलब हमें पता है कि कितना है, यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है कि वायर की लेंथ जो है, तो जो r या हम लेंगे इसे किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ कोई पॉइंट लिया उसकी डिस्टेंस हमें पास पता होगी। अब मैं शो करने के लिए थोड़ा सा इसको डिस्टेंस को आगे ले रहा हूँ, और ये डिस्टेंस मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ x, ठीक है। r भी ले सकते हो, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी डेरिवेशन करूँगा इसलिए मैंने ये x ले लिया है, और कोई ज़्यादा कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मान लो कि अब इस पूरे वायर पे एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं। छोटे से इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, ये मान लो कि इसका जो चार्ज था वो था dq। इस dq चार्ज की वजह से जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया d थीटा। अब ये मान लो ये एंगल थीटा था, तो इधर वाला का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ये थीटा है, तो ये थीटा है ना। तो अब एक ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी ई साइन थीटा। तो डी कॉस थीटा डी साइन थीटा हम x डायरेक्शन में निकालेंगे, फिर y डायरेक्शन में वो उसी तरीके से निकाला जा सकता है। तो मैं सिर्फ अभी x डायरेक्शन में आपको निकाल के बताऊंगा कि x डायरेक्शन में कितना होता है। तो देखो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत आसान सी है कि किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब देखो बेसिकली नीट के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बोर्ड में भी नहीं पूछा जाता है ये।
लेकिन मैं बस एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर ये समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये चीज़ पता लग जाए। तो डी ई कॉस थीटा, तो अगर हम डी ई कॉस थीटा, अब बेसिकली क्या होगा इसका मतलब देखो, यहाँ पर जो छोटा सा एलिमेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आया, तो इसका एक कंपोनेंट इधर, यानी कि एक फील्ड इस फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों आएगा। अब इसके जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है उसकी वजह से भी अगर हम लिखेंगे तो कंपोनेंट अगर मैं लूँगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, उसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट, मतलब पूरे वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ही, इस तरफ ही आने वाली है, और एक ऊपर और कुछ नीचे। तो इस पोर्शन से ऊपर वाला जो वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है वो नीचे आएगा और नीचे वाले की वजह से ऊपर, तो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रहे होंगे। तो हम निकालते हैं सबसे पहले तो एक्स डायरेक्शन में। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं। ये डिस्टेंस मैं लेकर चल लेता हूँ कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस y है, इसको हम r ले लेते हैं। तो अगर मैं स्मॉल सबसे पहले तो अगर डी ई लिखता हूँ तो डी ई जो यहाँ पर आएगा वो आएगा k डी क्यू, ये d किसकी वजह से आ रहा है, स्मॉल चार्ज की वजह से, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एक सिचुएशन ये आ गई। अब यहाँ पर बात समझने वाली क्या है कि हमें कई सारी डी क्यू मतलब स्मॉल चार्ज, तो इसका मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो अगर यहाँ पर इसकी लेंथ, इस वायर की स्मॉल एलिमेंट की लेंथ को अगर मैं डी एल कंसिडर करके चलता हूँ या डी वाई कंसिडर करके चलते, तो ये कितनी हो जाएगी, लैम्डा डी वाई, है ना। तो ये लैम्डा डी वाई डी क्यू की लेंथ हो जाएगी। डी क्यू जो दिया हुआ है, इस डी क्यू वायर की जो डी क्यू जो है चार्ज, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो लैम्डा डी वाई, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और डी वाई यहाँ पर जो है वो लेंथ है इसकी, ठीक है। अब आती है, अब किस और चीज़ों की बात आती है। अब देखो यहाँ पर हो सकता है हमें बाद में r और y को रिप्लेस करना पड़े, तो हम एक ये राइट ट्राइंगल जो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इस राइट ट्राइंगल में मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो y है, अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ कि y डिवाइडेड बाई x, ये है टेन थीटा। देखो y डिवाइडेड बाई x जो है यहाँ पर टेन थीटा दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y कितना हो जाएगा, x टेन थीटा, ठीक, x टेन थीटा। अब आगे जाके ना dy की जरूरत भी पड़ेगी, तो ये dy कैसे निकालते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो किसी भी एक चीज़ के रेस्पेक्ट में। तो दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करोगे तो dy, x तो कांस्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चाहे हम ये पॉइंट पूरे वायर की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, तो ये एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ऐसे गड़बड़ मत कर देना कि ये एक्स चेंज नहीं हो रहा है, ये तो हर जगह एक जैसा है। इस वाले के लिए निकालोगे तो भी ये इससे डिस्टेंस यही है, यहाँ इस कोई पॉइंट लिया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो भी वायर से डिस्टेंस, एक्स तो उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर के साथ। तो टेन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो एक और ये टर्म हमारे पास भी आ गई। एक और आर को भी रिप्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसी तरीके से लिखूं तो एक और चीज़ लिख सकता हूँ इस ट्राइंगल से, x डिवाइडेड बाई आर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस बेस अपॉन हाइपोटेनियस को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कोस थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो दिया हुआ है, ये देखो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो इस बेस अपॉन हाइपोटेनियस को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे अगर कभी r को रिप्लेस करना पड़ा तो r हो जाएगा x डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यानी कि x सेक थीटा, ये हमारे पास सिचुएशन हो जाएगी। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, क्योंकि हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं एक्चुअली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिया हुआ है, तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इसका एक कंपोनेंट ये एक कंपोनेंट, तो हमें x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। तो x डायरेक्शन में जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, इसकी वजह से, तो इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं स्मॉल चार्ज पार्टिकल की वजह से, स्मॉल चार्ज एलिमेंट की वजह से, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वहाँ पर हमारे पास
इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट किए, एक छोटा सा एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया, उसके दो कंपोनेंट ले ली एक्स डायरेक्शन में। तो अब एक्स डायरेक्शन में इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख कर हम उसके का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन से हमें एक्स डायरेक्शन का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता लग के आ जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर मान लेते हैं, ये थोड़ा नीचे तक कंसीडर कर लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ा हमें इजी हो जाए समझने में, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो होगा दोनों से इससे अल्फ़ा एंगल बना रहा है और नीचे वाले से ये बीटा एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ से अल्फ़ा एंगल और ऊपर वाले से बीटा एंगल बना रहा है। इस नीचे जाएंगे तो बीटा एंगल और इससे ही जाएंगे तो ये फिर अल्फ़ा एंगल, इस तरीके से। आप चाहो जैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने बी की जगह तुम बीटा भी ले सकते हो, नीचे अल्फ़ा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम ए बोल देते हैं और नीचे वाले पॉइंट को बी बोल देते हैं, तो थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा, है ना। चलो अब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, स्मॉल कंपोनेंट कितना है। तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डी ई एक्स, अगर मैं लिखता हूँ तो ये आता है डी ई कॉस थीटा, ये हमने चीज़ लिखी थी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन में जब मैं लिखूँगा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। तो डी ई, अब डी ई की वैल्यू हमें पता है क्या लिखी थी, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें बहुत धीरे आराम से काम करना पड़ेगा कि डी क्यू और आर की, एक बार डी क्यू की वैल्यू देखते हैं और एक आर की वैल्यू देखते हैं। तो डी क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू को क्या लिखा था वो देखते हैं। तो हमारे पास डी क्यू की जो वैल्यू आई थी वो तो थी यहाँ पर लैम्डा डी वाई, और जो इसकी वैल्यू थी ये हमारे पास थी एक्स। तो इसकी जगह मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ अब, तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है। ये इस तरीके से बन गया। अब इसमें जो जो चीज़ें कांस्टेंट है एक बार के लिए उसको बाहर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि वो तो लेंथ है पॉइंट की वायर से, तो के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है। अंदर बचा सिर्फ कॉस क्यूब थीटा और डी थीटा। लिमिट अभी लास्ट में लगाएंगे कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर। तो लिमिट आगे मैं लगाऊंगा अभी। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और अब यहाँ पर सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर डी वाई लिखना है हमें क्योंकि ये डी वाई दिया है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस क्यूब थीटा और डी वाई। अब आपको याद हो तो डी वाई की भी वैल्यू हमने लिखी थी इससे पहले, जस्ट पहले हमने डी वाई की वैल्यू लिखी थी, क्या थी देखते हैं। तो डी वाई की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की थी तो इक्वेशन नंबर 3 से जब हम देखेंगे तो डी वाई कितना आ जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, डी वाई की जगह मैंने लिख दिया एक्स सेक स्क्वायर डी थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा से कॉस क्यूब है, सॉरी ये यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा, ये जब कैंसिल आउट होगा तो ये बनेगा डी लैम्डा एक्स क्यूब स्क्वायर और ये एक्स कॉस थीटा डी थीटा। इस एक्स, ये भी एक्स बाहर आ जाएगा तो ये फाइनली हमारे पास बनेगा के लैम्डा एक्स इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो बेसिकली थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा। जब उस छोटे से एलिमेंट को हम मूव करवाते हैं तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव करते हैं, एक बार वो देखते हैं फिर लिमिट पुट करते हैं। तो जब आप थीटा की वैल्यू देखोगे, मतलब ये एलिमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, बी से शुरू होके ए तक जाएगा, तो बी जब बॉटम पर इसका एंगल कितना बन रहा है, बीटा, और जब ऊपर टॉप पे देखते हैं तो इसका एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। मतलब टॉप पॉइंट के साथ एंगल है अल्फा और बॉटम पॉइंट के साथ एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बीटा। तो इसका मतलब ये बीटा से माइनस बीटा से, ये रेफरेंस है ना, ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है इस जगह पर, तो इससे नीचे वाला एंगल तो नेगेटिव होगा और इससे ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव, तो माइनस बीटा से अल्फा तक की ये लिमिट आ जाएगी। तो माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक हम लिमिट लगा देते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे प्रॉपरली तो ये बनेगा के लैम्डा एक्स और यहाँ पर कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा,
तो ये माइनस बीटा और अल्फ़ा, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये ई एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है। तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखते हैं कि क्या है, तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स, तो ये के लैम्डा एक्स। अब यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, तो साइन थीटा बेसिकली किस तरह से हो जाएगा, तो साइन लिमिट पुट करते हैं तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, बीटा की जगह माइनस बीटा आएगा। अब हम जानते हैं कि साइन माइनस बीटा में से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा के लैम्डा एक्स डिवाई, और ये साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाता है, दोनों कम, और वैसे भी होने ही थे। एक्स डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वायर की वजह से वो ऐड हो जाते हैं, और वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ तरीके से कैंसिल आउट होंगे। अब इसी तरीके से वाई डायरेक्शन का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब मैं वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। क्या होता है, देखो वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो होगा के लैम्डा एक्स कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। ये कोस बीटा माइनस कोस अल्फा भी हो सकता है, यानी कि डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो मैं बस इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देनी, यहाँ माइनस रखना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देनी। अल्फा नेगेटिव पॉजिटिव से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैं सिर्फ अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें कैसे क्या देख के क्या पता करना है, ये x क्या है। अगर मैं वापस से तुम्हें शो करूं तो ये एक वायर सपोज दिया हुआ है, ये इस तरीके से कोई वायर दिया है, ये कोई पॉइंट यहाँ पर हमें P पॉइंट दिया हुआ है, इससे ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को हमने x लिया है। जैसे पहले इन्फिनिटी लेंथ वायर की जगह मैंने YR ले लिया था, उसकी जगह मैंने x ले लिया ताकि मुझे कैलकुलेशन करनी थी, और कोई बात नहीं है। आप के लैम्डा x की जगह के लैम्डा r भी डिवाइड याद रख सकते हो कि ये r डिस्टेंस है, तो इसको उसके अकॉर्डिंग। ये यहाँ से यहाँ तक के एंगल दो दिए हुए, ये दोनों एंगल दिए, ये एंगल अल्फा दिया है, ये एंगल बीटा दिया है। तो इस पॉइंट पर x डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी तरफ होगा। अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ होगा, नेगेटिव है तो इस तरफ होगा। बात आती है कि y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। अब सिंपल सी बात ये है, अगर मान लो अल्फा एंगल ज़्यादा हुआ, यानी कि ऊपर वाली लेंथ ज़्यादा होगी अगर अल्फा ज़्यादा हुआ, और अगर बीटा ज़्यादा हुआ तो ये वाली लेंथ ज़्यादा। अगर मान लो अल्फा ज़्यादा है, ठीक है, तो अल्फा ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर वाले के कंपोनेंट्स ज़्यादा आएंगे, और अगर बीटा कम है तो नीचे वाले के कंपोनेंट कम आएंगे। तो नीचे वाले के कंपोनेंट आएंगे ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि हम इस तरह से देखते हैं तो इसके कंपोनेंट अपवर्ड आते हैं और इसके कंपोनेंट नीचे आते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर अल्फा ज़्यादा है, मान लो अल्फा 60 डिग्री है और बीटा 30 डिग्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आ जाएगा, नीचे वाली डायरेक्शन में। और अगर बीटा ज़्यादा है और अल्फा कम है तो ऊपर वाली डायरेक्शन, मतलब अल्फा के सामने, अल्फा के जस्ट अपोजिट, अल्फा की तरफ नहीं आएगा, अल्फा के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये 60 है तो इस तरफ, ये 60 है तो वो उस तरफ, मतलब जो एंगल बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में। वैल्यू इसी से निकल जाएगी। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करना, एक्स की वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में निकल जाएगी। अब इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस देखते हैं, जैसे हम इससे मैं इन्फिनिटी वाला केस भी निकाल सकता हूँ और सेमी इन्फिनिटी वाला केस भी निकाल सकता हूँ, फिर उससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। देखो इसमें फर्स्ट केस जो लिया है हमने, अगर अल्फा और बीटा दोनों ही 90 हो जाए। अल्फा बीटा 90 होने का मतलब क्या होता है, ये वायर था, यहाँ पॉइंट है। अल्फा बीटा 90 होने का मतलब है कि यहाँ से ये डिस्टेंस दी हुई है सपोज x, अगर जैसे जैसे ये यहाँ पर है तो ये एंगल, तो जैसे जैसे ये पॉइंट वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब अगर वायर की लेंथ इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए तो अल्फ़ा और बीटा दोनों एंगल, आप खुद सोचो कि यहाँ पर जैसे ये है तो ये कुछ एंगल, फिर थोड़ा और नीचे जाएगा तो और एंगल। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मैक्सिमम, जब ये बहुत लंबा चला जाएगा और ये वाली लाइन जो है वो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगी, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री होने का मतलब है कि वायर जो है वो इन्फिनिटी लेंथ का है। ठीक है, अब इन्फिनिटी लेंथ का है तो मैं इसका इक्वेशन अगर देखूँ, अब जो हमने डिराइव किया उसके अकॉर्डिंग देखें तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए के लैम्डा एक्स साइन 90 प्लस साइन 90। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पर है, वो जो तो यहाँ पर ये चीज़ हमें, तो के लैम्डा एक्स साइन 90 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया।
अब वाई डायरेक्शन में अगर मैं लिखता हूँ तो क्या बन जाएगा, के लैम्डा एक्स। अब देखो कॉस 90 माइनस कॉस 90, क्योंकि कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो कॉस 90 दोनों ही जीरो होते हैं तो ऑलरेडी, तो वाई डायरेक्शन में तो ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ड्यू टू इन्फिनिटी लेंथ वायर आ ही नहीं सकता है, तो ये यहाँ पर भी प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये फाइनाइट लेंथ वायर जो है उसके सामने कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट लोगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मान लो सेमी इन्फिनिटी वायर वाला केस लेते हैं। अब देखो सेमी इन्फिनिटी वायर का मतलब क्या होता है, एक्चुअली वायर इन्फिनिटी ही है, लॉन्ग वायर ही है, लेकिन उसका एक एंड हमें पता है, जैसे ये दिया हुआ है ना, इसका एक एंड हमें पता है ये, तो ये एक एंड पता है, इस जो एक एंड पता है उसके जस्ट सामने अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए आर डिस्टेंस पर, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब खुद सोचो आप, इस पॉइंट से जो इन्फिनिटी डिस्टेंस, बहुत आगे जो डिस्टेंस पर दूसरा एंड है, उसके लिए अगर आप अल्फ़ा निकालोगे तो 90 डिग्री आएगा, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो तो जस्ट इसके सामने ही आ गया ना, जस्ट इसके सामने आ गया तो एंगल कितना हो गया, बीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है, के लैम्डा एक्स साइन 90 प्लस साइन 0, तो ये बन जाएगा के लैम्डा एक्स। ठीक, तो ई एक्स इसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में, सिमिलरली ई वाई, तो ये के लैम्डा एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो के लैम्डा एक्स, तो कॉस अल्फा, अब देखो अल्फा की वैल्यू 90, तो कॉस 90 माइनस कॉस 0, तो कितना आ गया, वैल्यू हम लिख लेते हैं सिर्फ सिंपली, है ना, तो कितना आ गया माइनस। अब यहाँ पर अगर ये वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई तो ये ये माइनस का 1, ये तो 0 हो जाएगा। अब तुम्हें इसे टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में कैसी होगी, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, है ना, तो वो कैसे निकालते हैं। अब देखो वाई डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ सिंपल सी एक और चीज़, एक्स डायरेक्शन कहने का मतलब है कि वाई की जो वायर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन कहने का मतलब है कि वायर के अलोंग वाली डायरेक्शन, वाई के पैरेलल वाली डायरेक्शन। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई है, कन्फ्यूज़न से बिल्कुल हमें घबराना नहीं है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया, हमें तो मैग्नीट्यूड पता लग गया भाई। अब मैं बताता हूँ तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ई वाई तो इस ई एक्स तो इस डायरेक्शन। अब देखो इससे जस्ट ऊपर, पूरा पार्ट इससे जस्ट ऊपर है, इसके नीचे कोई पार्ट नहीं है, तो ऊपर वाला वायर का पार्ट ज़्यादा, हम कैसे देखते थे, जो आर है, आर से ऊपर वाला पार्ट अगर ज़्यादा है तो कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे आएगा, और नीचे वाला पार्ट ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ। तो देखो ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आने वाला है, नीचे वाली डायरेक्शन में। अब दोनों की वैल्यू एक जैसी है, के लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स, के लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स, तो दोनों की एक्स डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में, और ये एक्स डायरेक्शन है, तो दोनों एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दी हुई, ये इधर और ये इधर, तो ये परपेंडिकुलर दोनों, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेमी इन्फिनिटी की वायर के केस में किसी पॉइंट के जस्ट सामने अगर वायर दे दिया जाता है, पॉइंट दे दिया जाए, तो वहाँ पर अब रिजल्टेंट तुम निकाल सकते हो कि इन दोनों के बीच में आएगा, लेकिन अगर हमें कई बार ऐसे पॉइंट्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है कि किस किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो ये एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। चलो इस सेमी इन्फिनिटी वायर के केस में ही एक और चीज़ ले लेते हैं, एक और केस छोटा सा कंसीडर करते हैं। तो देखो इस केस में क्या दिया हुआ है, सेमी इन्फिनिटी वायर ही है, मतलब एक एंड हमें पता है, दूसरा एंड हमें पता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये पॉइंट है ना, इससे पहले वाले केस में ये P इसके जस्ट सामने था, तो के लैम्डा एक्स और के लैम्डा एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में, ऊपर वाली जो डायरेक्शन है, ऊपर वाली जो है, यहाँ पर वायर की जो लेंथ है वो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो अल्फ़ा 90 हो जाएगा, बीटा ये, तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो कितना होगा, के लैम्डा एक्स साइन 90, ठीक है, और प्लस साइन बीटा, तो यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के लैम्डा एक्स और ये 1 प्लस साइन बीटा। अब ये आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ मेथड समझ लेना, अगर कभी आता है नीट में इसके आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी आता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो के लैम्डा एक्स वाई डायरेक्शन के लिए तो cos 90 और माइनस cos बीटा, ठीक,
तो ई वाई की जो वैल्यू हो गई वो हो जाएगी के लैम्डा एक्स माइनस कॉस बीटा। अब हमें तो सिर्फ y की मैग्नीट्यूड पता लग जाना चाहिए, डायरेक्शन हम खुद से निकाल सकते हैं। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा, इस माइनस से कंफ्यूज मत होना, पहले मैग्नीट्यूड हमारा ले लेना। जैसे अगर ये -10 भी आया तो हमें 10 पता है कि 10 मैग्नीट्यूड आया। अब डायरेक्शन पॉजिटिव ऊपर लेनी है या नीचे लेनी है वो डिपेंड करेगा कि आप चेक करके देख लो उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम वायर की वजह से, जो वायर होते हैं उन वायर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं वो चीज़ हमने देखी। अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े बहुत कि वायर के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। हमारे पास एक इन्फिनिटी लेंथ वायर दिया हुआ है, लैम्डा इस पर चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दी हुई है। हमें इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। बहुत लॉन्ग वायर है, तो अब मैं ए पॉइंट पर, तो लॉन्ग वायर दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोलेगा वो, क्वेश्चन में अगर लॉन्ग वायर बोले तो भी हमें इन्फिनिटी वायर समझना है, और इन्फिनिटी लेंथ वायर बोले तो भी वही चीज़। तो उसके लिए फॉर्मूला, इन्फिनिटी लेंथ वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो पॉजिटिव है तो ये कहाँ पर चला जाएगा, इस डायरेक्शन में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, के लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स। तो के लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 10⁻⁻10 माइक्रो है ना, 10 माइक्रोकुलम, ये डिवाइडेड बाई एक्स। तो अच्छा 2 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, तो 2 यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स होता है। एक्स से मेरा मतलब यहीं पर ये है, ये वाले डिस्टेंस हमने पढ़ा था 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। तो कंफ्यूज मत होना, आर का मतलब जब हमने फाइनाइट के लिए डिराइव किया था तो मैंने इसको, इस जो यहाँ हम आर लेते थे उसको मैंने x मान लिया था, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सॉल्व करते हैं तो 2, k की वैल्यू है 9 × 10⁻9 और 10, और ये बन जाएगा 10⁻⁻9, तो ये 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट कितना आ जाएगा, 18 न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर भी हम इसको बोल सकते हैं। हमें डायरेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, डायरेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस में डायरेक्शन पता होना चाहिए, हमें डायरेक्शन पता लगनी चाहिए, देन उसके बाद फॉर्मूला आता है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है। तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लो, देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 वायर इस तरह से आपस में, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर ही हैं, आपस में 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं। अब ये 90 डिग्री के एंगल पर अगर रखे हुए हैं तो इनमें इस पॉइंट पर, जैसे ये एक तरह से एक्स और वाई एक्सेस वाली सिचुएशन जैसी बन रही है, तो यहाँ पर मान लो कि ये ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। तो ये एक ओरिजिन मान लिया मैंने, एक्स वाली एक्सेस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, वाई वाली एक्सेस पर भी पूरा पॉजिटिव चार्ज है ना। अब यहाँ पर एक ए पॉइंट दिया है जिसकी लोकेशन है, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,1। 1,1 का मतलब हो गया कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है, और जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर दी हुई है। तो दोनों 1 मीटर हमें यहाँ पर दी हुई है। अब बात आती है ए पॉइंट पर। अब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस वाले वायर की वजह से ए पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में। अब कैसे, सबसे पहले हमें तो इसको एक बार के लिए 1 बोल देते हैं, इसको एक बार के लिए 2 बोल देते हैं। तो इस वायर की वजह से ये ए पॉइंट पर इन्फिनिटी लेंथ वायर है। अब देखो इंडिविजुअल वायर की वजह से लिखना, कंफ्यूज मत होना, पहले इस वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना देते हैं, फिर इस वाले वायर की वजह से, सेकेंड नंबर वाले वायर की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या बन जाएगी, इस वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ E1, और इस वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2, E1 और E2, एक E1 होगी और एक E2 होगी, E1 E2, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई कि E1 और E2, ये तो डायरेक्शन होगी। अब हमें ई वैल्यू लिखनी है E1 और E2 की। हमें एक्चुअल में करना क्या था, ये चीज़ ध्यान रखना, हमें निकालना है ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ए पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो E1 अगर मैं लिखता हूँ तो इसकी वजह से तो कितना आएगा, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, आर कितना है 1, और E2 कितना है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई 1, है ना। तो ये यहाँ पर, अब दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो ये एक ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये भी E, ये भी E, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर कहीं पर आएगा। तो अब या तो तुम इसको आई कैप जे कैप की टर्म्स में लिख सकते हो, अगर मुझे वेक्टर की टर्म्स में लिखना है, सपोज
ए पॉइंट पर तो मैं लिखूँगा 2k लैम्डा आई कैप, ये E1 जो है वो आई कैप की डायरेक्शन में और 2k लैम्डा जे कैप, ये जे कैप की डायरेक्शन में। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है तो अगर तुमने तो यहाँ पर हमने देखा कि इसको हम आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखने का एक फ़ायदा भी ये होता है कि आप उसको आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर वाली जो कांस्टेंट है, आई कैप के साथ जो कांस्टेंट लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो भी टर्म लिखी हुई है उसका स्क्वायर करो और ऐड करके अंडर रूट ले लो। या फिर आपको मान लो कि आई कैप जे कैप के बारे में नहीं पता है या आपको वहाँ पर वो सिचुएशन नहीं बन रही जिसमें हम आई कैप जे कैप की तरह लिख सकें, तो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकाल लो। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अंडर रूट करके भी ये निकाल सकते हैं और फाइनली हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा सेमी इन्फिनिटी वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, तो आइए देखते हैं। देखो नया एक और क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास दो। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है ना, तो आपको डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से। आप क्वेश्चन में ये देखो कि आपको किस किस तरीके के एलिमेंट दिए हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिए हैं, दो सेमी इन्फिनिटी वायर दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, लैम्डा दे दिया, दो सेमी इन्फिनिटी वायर दे दिए। अब 2 पॉइंट दिए हैं, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और एक बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब जब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो बी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि बी पर कुछ है, बी सही। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी लिखेंगे, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। नाम में क्यों देता हूँ आपको पता है, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में हमें आसानी हो जाए। तो फर्स्ट की वजह से हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट सेमी इन्फिनिटी वायर की वजह से भी ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और बी वाले वायर यानी कि सेकंड वायर की वजह से भी इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। अब एक छोटी सी चीज़, अगर कभी कोई पॉइंट वायर पर ही आ जाए या वायर की एक्सिस पर ही आ जाए तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कंसिडर कर लिया जाएगा। जैसे ये वायर है और यहीं पर इसकी एक्सेस पर, यहीं पर, यहाँ वायर भले ही खत्म हो गया लेकिन इसी पॉइंट इसकी एक्सेस पर ही अगर कोई पॉइंट आ जाए तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 0 मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, छोटी सी चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो अब ए पॉइंट की बात करते हैं, मैंने बी पॉइंट को छुपा रखा है। तो ए पॉइंट की बात करते हैं, तो ए पॉइंट जो है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट वाला जो वायर है इसके रेस्पेक्ट में ए पॉइंट जो सेमी इन्फिनिटी वायर के जस्ट एंड पॉइंट पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक इस तरफ होगा, है ना। कितना होगा वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अब हमारे पास एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इस तरीके से होता है, तो कितना होता है के लैम्डा एक्स और ये भी के लैम्डा एक्स। इस तरह से मैंने सिर्फ ये शो करा है कि यहाँ पर एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों पे के लैम्डा एक्स आता है। तो इसकी वजह से बस इसको भी मत कंफ्यूज करना, इसकी वजह से लिख रहा हूँ। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पर के लैम्डा एक्स, एक्स की जगह 1। देखो एक तो इधर इस पॉइंट पर, एक तो इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में क्यों बनाया, ये वायर इधर है तो ये इस डायरेक्शन में होगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एक वायर के परपेंडिकुलर और एक वायर के अलोंग। तो यहाँ पर एक वायर के परपेंडिकुलर और एक ये के लैम्डा डिवाइडेड बाई 1। ठीक, अब बी की वजह से लिखेंगे यानी कि सेकंड वायर की। तो सेकंड वायर के रेस्पेक्ट में ये ए पॉइंट जो है ना, ये इसी की एक्सेस पर आ रहा है। सेकंड वायर के लिए ये ए पॉइंट इसी के एक्सेस पर आ रहा है, तो सेकंड वायर की वजह से ए पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, तो सेकंड वायर पर की वजह से नहीं देखेंगे। अब इसी तरह से बी पॉइंट की बात करें, तो बी पॉइंट के लिए इसको छुपा लेता हूँ मैं। अब बस बी पॉइंट की बात करते हैं, तो बी पॉइंट पर, बी पॉइंट फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में बी पॉइंट तो एक्सेस पर आ रहा है, फर्स्ट वाले की इस वायर के रेस्पेक्ट में बी पॉइंट तो इसके एक्सेस पर आ रहा है, तो बी पर फर्स्ट के रेस्पेक्ट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सेकंड वाला जो वायर है इसके लिए, सेकंड जो वायर है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड जो वायर है उसके रेस्पेक्ट में ये बी पॉइंट जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, एक तो बनेगा कुछ इस डायरेक्शन में के लैम्डा 1, ये भी डिस्टेंस, और एक होगा नीचे वाली डायरेक्शन में के लैम्डा 1। तो अब मुझे अगर इलेक्ट्रिक, ये आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी मैं डायरेक्शन कैसे बना रहा हूँ। मैं जो भी वायर दिया हुआ है तो इसके इस पॉइंट पर एक डायरेक्शन ये ले रहा हूँ और एक डायरेक्शन ये ले रहा हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखाना चाहता हूँ, तो के लैम्डा दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है, तो के लैम्डा का स्क्वायर प्लस के लैम्डा का स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो कितना बन जाएगा √2 के लैम्डा। इसी तरीके से बी वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, के लैम्डा का स्क्वायर प्लस के लैम्डा का स्क्वायर
और √2 के लैम्डा। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट जो दिए हुए हैं, तो ए और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पता लग चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस तरीके से आएगी। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, हमें बस उसके साथ डील करना आना चाहिए। कोई एक पॉइंट दिया है, उस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हैं उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो और फिर उसको हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत प्रॉब्लमेटिक कभी ऐसी चीज़ें नहीं आएगी, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ वायर दिया हुआ है। इस फाइनाइट लेंथ वायर में x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है कि इस एंड से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, इस एंड से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो एक चीज़ जो यहाँ पर क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ए पॉइंट P पॉइंट पर निकालना है, P पॉइंट पर हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो P पॉइंट पर एक तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और एक आएगा y डायरेक्शन में। अब y डायरेक्शन में या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ। तो कैसे पता चलता है, ये एंगल ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ बनने वाला है। तो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम डायरेक्शन हमें पता चल गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या बनता है, k लैम्डा x और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ठीक, और तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो k लैम्डा यहाँ पर हो जाएगा 10 माइक्रो, तो 10⁻9 हो जाएगा। 10 माइक्रो का मतलब तो यही हो गया 10⁻⁻9 और x की वैल्यू 1 है। तो अब ये साइन, ये बन जाएगा साइन 60 और प्लस साइन 30। तो साइन 60 प्लस साइन 30, k की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻9 रहती है, तो ये 10⁻⁻9 यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी प्लस ये 1/2 होगा। इससे ये कैंसिल, तो ये कितना बनेगा 9 √3 + 1 / 2। तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये इस तरीके से बन जाएगा, x डायरेक्शन का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बात आती है y डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो y डायरेक्शन में भी निकाला जा सकता है। y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड हम सिर्फ लिखेंगे तो k लैम्डा x, फॉर्मूला होता है cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा। ठीक है, अब तुम यहाँ टेंशन मत लेना कि cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा करे cos माइन अल, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पहले चेक करना है। डायरेक्शन हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। तो k की वैल्यू 9 × 10⁻9 अल्फ़ा, लैम्डा की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू है 1 और cos अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर मतलब cos 60 और माइनस cos 30। तो सॉल्व कर दो तो ये बन जाएगा 9 1/2 माइनस √3/2, तो ये बनेगा 9/2 1 माइनस √3। मैग्नीट्यूड इसका ले लेना वो नीचे वाले डायरेक्शन में। तो x y डायरेक्शन और x डायरेक्शन में दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता लग चुकी है कि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है और y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर कितनी आने वाली है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये चीज़ चेक करके बता सकते हैं कि किस तरह से, तो x डायरेक्शन y डायरेक्शन में ये सिचुएशन हमारे पास हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमें एक स्क्वायर का एक फ्रेम दिया हुआ है, स्क्वायर फ्रेम दिया हुआ है। इसकी जो ये दो साइड्स दी हुई हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर एक नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी एक जैसी है, यहाँ पर जो डेंसिटी है यहाँ पर लैम्डा और यहाँ पर माइनस लैम्डा डेंसिटी है। अब हमें सेंटर पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा, और नॉन ज़ीरो होगा तो किस डायरेक्शन में होगा और किस डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें चीज़ यहाँ पर बतानी। इसको मैं O पॉइंट बोल देता हूँ, इसको A बोल देते हैं, ये B C एंड D। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर लूप है तो ये 4 इंडिविजुअल फाइनाइट वायर से मिलकर बना हुआ कंसीडर किया जा सकता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूँगा तो देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस इस तरीके से दी हुई है। तो ऊपर वाला, अगर ऊपर वाले पोर्शन की और नीचे वाले पोर्शन की बात करें, इस वायर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, BC वाले वायर की वायर, तो इसके लिए ऊपर x डायरेक्शन का मतलब
कोई भी फाइनाइट लेंथ वायर होता है तो उसकी वजह से उसके सामने अगर कोई भी पॉइंट होगा उस पर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक तो वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक वायर के अलोंग डायरेक्शन में, जिसको हम वाई एक्सेस बोल रहे हैं, और वाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम एक्स एक्सेस बोल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में आ ही जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के इधर और इधर दोनों जगह वायर की लेंथ एक जैसी है, इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों एक जैसे होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। इसको मैं ई बोल देता हूँ। अब यहाँ पर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सेम इसी सिचुएशन में आएगा ई, और इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, सॉरी इसकी वजह से। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में बनेगा और इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में बनेगा। मतलब ओ पॉइंट पर जो सिचुएशन आ रही है हमें निकालना क्या है, ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कि वो ज़ीरो होगी या नहीं होगी, और नहीं होगी तो किस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ओ पॉइंट पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना, एक ये बना, एक इस डायरेक्शन में और एक और इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल कैसे आ रही है, क्योंकि वायर की लेंथ एक जैसी है 2k लैम्डा, है ना। तो एक्स एक्चुअली वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो k भी सेम है, लैम्डा सेम है, x सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सबका सेम आएगा, बस डायरेक्शन ही अलग होगी। तो ओवरऑल फिर से मैं अगर चेक करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो 2E इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो ये ट्वाइस E एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा और एक ट्वाइस E ये दूसरी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। तो 2E दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ये इधर बीचों बीच कहीं पर आएगा। तो इसका मतलब O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तो नहीं होने वाला है। कितना होने वाला है, ये होने वाला है 2√2E के इक्वलेंट। अब E की वैल्यू भी हम आगे अगर हमें रेडियस वगैरह या साइड दी होती तो वो भी निकाल लेते, लेकिन यहाँ नहीं दिए, यहाँ सिर्फ इतना पूछा था कि ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा। डायरेक्शन पूछी है तो डायरेक्शन के बारे में हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन जो होगी इसकी वो डायरेक्शन यहाँ पर किस तरह से आ जाएगी। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन यहाँ पर बनेगी O से A की तरफ, तो फ्रॉम O टू A पॉइंट, O से A पॉइंट की तरफ इसकी डायरेक्शन निकलकर यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बने। तो यहाँ पर इस वायर से रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चन समझे। तो इस वाले लेक्चर में जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको अच्छे से रिवाइज करना। क्वेश्चन आसान होते हैं, हमें सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और किस किस वायर की वजह से किस तरीके का कॉम्बिनेशन, क्या सिचुएशन दी है। तो अभी तक हम तीन चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट की, पॉइंट चार्ज की वजह से, हॉलो स्फीयर की वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से, इनसाइड आउटसाइड सरफेस पर, और एक इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से, फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से, डायरेक्शन क्या होती है, कहाँ होती है, सेम इन्फिनिटी वायर में भी कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। तो ये चीज़ें बहुत आसान सी है, तो आप इनको रिवाइज करते ना रेगुलरली, है ना। फिर लास्ट जो होगा इसमें एक बार हम इसको समराइज भी करेंगे पूरे लेक्चर को, तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।